पोस्चर है उसके लिहाज से हमने इसको देखा कि ये इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस में आगे हमने देखा कि आया कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। तो ये वायरल बुखार है। इसमें जो बर्ड्स का पोस्चर था उस पोस्चर को हमने देखते हुए उसमें क्या था, आइज़ के अंदर वाटरी डिस्चार्ज था, हाउस के अंदर ट्रेकियल रेल्स थी, रफल फीदर था। जो आप बता रहे थे ना शैंक एरिया में हल्के से निशान थे, वो क्यों हो जाते हैं? वो ब्लड की सर्कुलेशन लो होने की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये H9 की लो पैथोजेनिक स्ट्रेन थी। अब आपने इसको H9 की आपने बात की, H9 है क्या? वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, हमारे फार्मर को एजुकेट करें, हमारे सुपरवाइजर्स को एजुकेट करें। अगर हम फार्मर लेवल की बात करें तो H9 को देसी ज़बान में हम उसे कहते हैं फ्लू, नज़ला। ठीक है, आगे इसकी मुख्तलिफ एक़साम होती है, मुख्तलिफ टाइप्स होती है। H5 होता है, H7 होता है, H9 होता है। ठीक है, तो वो एक मज़ीद लेंथी वीडियो बन जाएगी। उससे अवॉइड करने के लिए हम सिंपली इसे कहते हैं आम ज़बान में फ्लू। ठीक है, ये एक फ्लू है। इसकी दो तरह की किस्में होती हैं, एक है हाई पैथोजेनिक जो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और एक होती है लो पैथोजेनिक। इस हाउस के अंदर जो लो पैथोजेनिक स्ट्रेन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब रिकवरी स्टेज के अंदर है। इसको आपने जज कैसे करना है, इसको आपने स्क्रीन आउट कैसे करना है कि मैंने अब इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट किस लेवल की स्टार्ट करनी है। तो जब भी आपका वायरस या किसी भी किस्म का वायरस आ जाए तो वायरस की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती। पॉजिटिव एजेंट क्या है? पॉजिटिव एजेंट इसका इन्फ्लुएंजा वायरस है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कोई है? जैसे बैक्टीरिया में तो हम कोई ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? नहीं, वायरसेस की किसी भी किस्म की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है आपकी। हाँ, जब आपका वायरस का स्पेल खत्म होने को होता है तब आपका सेकेंडरी बैक्टीरियल होता है। और जो आपने डॉक्टर साहब शैंक की बात की, वो हम दिखा सकते हैं आप हमें कि किस तरह से जज करना है हमारे व्यूअर्स को? ये जो शैंक वाला एरिया होता है, ठीक है, इस एरिया के अंदर रेड स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन लो होती है जिसकी वजह से यहाँ पे हेमरेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। और आइज की आप बात कर रहे थे, आइज के बारे में भी हमें बताएं। आइज की एक तो इलांगेटेड हो जाएगी, दूसरे नंबर पे वाटरी हो जाएंगी, और तीसरे नंबर पे जो जिसे हम थर्ड आई लेड कहते हैं ये वाइटिश होना शुरू हो जाएगा इन्फ्लुएंजा के अंदर। जबकि जो दूसरी रिस्पिरेटरी डिजीजेज है उसमें ये रेडनेस आना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव जो है वो उसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटा, वो इसमें आता है? नहीं आता? नहीं, इसमें नहीं आता। इसमें वाइट हो जाता है, कंजक्टिवा जो होता है वो वाइट हो जाता है, वाटरी हो जाता है। सही। और इसकी स्किन के बारे में कुछ बताएंगे? स्किन के बारे में ये जिसे हम कहते हैं कि नीलापन हो जाना। ठीक है, जिस तरह ये देखें टिपिकली जो स्किन है आपकी, ये बुखार की वजह से, ये बुखार क्यों हुआ? ब्लड सर्कुलेशन की लो होने की वजह से। तो यहाँ पे जो स्किन है वो नीलापन उसके हो गया है। ये इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हमारी मैनेजमेंट खराब होगी, वेंटिलेशन खराब होगी, तो उसकी वजह से भी ये डिजीज आ जाती है। ये जो आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट होने की वजह से, ये आप रिस्क फैक्टर के तौर पे मैनेजमेंट को ले सकते हैं। ये बीमारी जो है, डिजीज जो है H9 की, इन्फ्लुएंजा की, ये सिर्फ वायरस की वजह से होती है। हाँ, अगर आपके इन्वायरमेंट के अंदर वो वायरस मौजूद है, आपने अपनी मैनेजमेंट ख़राब की, वेंटिलेशन सही नहीं दी, वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकती है, लेकिन प्रॉपर जो आप कह रहे हैं मैनेजमेंट की वजह से वो नहीं है। हमारे जो सुपरवाइजर हजरात हैं, जो देसी मुर्गियों में भी ये आ जाती है, घरेलू मुर्गियों में भी आ जाती है? ये सब परिंदों के अंदर होती है। ख़ास तौर पर आपने इसको अवॉइड फार्म के ऊपर कैसे करना है। ये जो आपके बाहर वाले परिंदे होते हैं फार्म के टेरिटरी के, तो जहाँ जिसमें कौवे हैं, चीले हैं, वाइल्ड बर्ड है, ये सारे कैरियर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप हमारे सुपरवाइजर्स को, व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से अपने बर्ड की तरफ अपना फॉलोअप रखें, फोकस बढ़ाएं? मेरा आप अपने सुपरवाइजर और अपने फार्मर भाइयों और अपने वेटनेरियन भाइयों से यही मतलब है कि आप अपनी बायोसिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइट रखें, अपनी मैक्रो लेवल के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। जो ही आपको महसूस हो आप उसी टाइम फॉलो अप लें बर्ड्स का, कि ना कि जिस टाइम आपका बर्ड फुली बीमार हो जाए उस टाइम आप उसको ट्रीट करें। और बुखार के लिए हम क्या करें? बुखार के लिए आप उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। इन केस ऑफ वायरस, इन केस ऑफ बैक्टीरिया आप उसको एंटी बैक्टीरियल दें, एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जो ये इस डिजीज़ जो आपने H9 है, इसकी वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है? सबको करनी चाहिए? ओपन हाउस में करनी चाहिए? फैंसी बर्ड में? इसका जो बेसिक और सिंपल आंसर यही है कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने का जो पहला स्टेप होता है वो वैक्सीनेशन होता है। हर बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपने वैक्सीन करनी है। सिमिलरली H9 के अंदर आपने जो कंट्रोल हाउसेज हैं वहाँ पे आपने लाजमी वैक्सीनेशन करनी है।
जो ओपन हाउसेज हैं उसमें भी, इवन के जो घरेलू मुर्गियां हैं उसमें भी आपने वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है। ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए तो आप हमें दोबारा से टाइम दें, एक वैक्सीनेशन शेड्यूल को डिस्कस करें, उसके एसओपीज को करें और इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। हम आपसे दोबारा टाइम जी लेंगे। जरूर इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही व्यूअर्स। बहुत सारे जो है ना वो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, स्पेशली H9, बुखार और पॉस्चर, इन तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन बना के हमने एक चीज़ों को कुछ डिस्कस करने की कोशिश की। अभी तक आज की वीडियो को पसंद आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और 5 वक्त की नमाज पढ़ें। थैंक यू।